एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि रुपये की वैल्यू लगातार क्यों डिक्रीज हो रही है। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था कि अभी तक सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो रुपये की रिकॉर्ड की गई है वो 79.11 रुपीज़ है $1 के कंपैरिजन में। तो आज हम समझेंगे कि क्यों रुपये की वैल्यू डिक्रेट हो रही है, हमको इससे प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, मतलब क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों डॉलर की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है और बाकी सारे नेशन में भी जो उनकी करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। क्या इसके रीजंस है, क्या इन्फ्लेशन इसका रीज़न है, हम वो सारे रीजंस को यहाँ पे जानेंगे। हम जानेंगे कि 1990 से पहले भारत में किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता था और 1990 के बाद किस तरीके से एक्सचेंज रेट को भारत में डिसाइड किया जाता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट आपको यहाँ पे सोचने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लोग बातें करते हैं कि हाँ, क्या $1 $1 के बराबर हो जाना चाहिए, कि रुपये और डॉलर बराबर होना चाहिए, इससे भारत को क्या नुकसान है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारत में क्या कंडीशन बनेगी। हम समझेंगे कि कैपिटल इनफ्लो होने से भारत में रुपये पे क्या फ़र्क पड़ता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए मैंने 5 to 10 क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि इकोनॉमी पे बेस्ड हैं, है ना, आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो जीएस पेपर 3 के साथ राज्य व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था के साथ पूंजी बाजार के साथ कैपिटल मार्केट के साथ आप इस टॉपिक को एसोसिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न भी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो परचम के वेबसाइट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो लोग भी इस टॉपिक को समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इस टॉपिक को जाने, तो एक बार लिंक को शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि रुपये की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, क्यों इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कमी आ गई है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इंडियन रुपये की वैल्यू लगातार डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। इन सारे बिंदुओं पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है हमारे पास कि इंडियन रुपये जो है आज तक के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, मतलब इंडियन रुपये की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। 79.11 रुपये $1 के बराबर हो गया है, ठीक है। ये रिपोर्ट हमको मिलती है। अब यहाँ पे एक शब्द को हम समझते हैं कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें कि 1990 से पहले, मतलब जब देश को आज़ादी मिली थी 1947 से 1990 के बीच में, भारत में जो एक्सचेंज रेट हुआ करता था वो हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करते थे, ठीक है। हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करते थे, मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है आरबीआई जो है वो रुपये की वैल्यू को डिसाइड करती थी किसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। आपके पास जो 6 करेंसी की बास्केट है तो उस बास्केट से किसी करेंसी को उठाया, मान लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने डिसाइड किया कि $1 जो है वो $7 होना चाहिए, ऐसा कुछ डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर रखा जाता था कि +2.25 और -2.25 जो है उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें इंटरफेरेंस करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फिक्स एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया गया था 1990 से पहले। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या होते हैं, इसमें ड्रॉबैक ऐसे होते हैं कि कई बार क्या होता है, एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप्ड कंट्री है और दोनों के बीच की करेंसी को आपने एक रिलेशन में बिठाया हुआ है, तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री की करेंसी को उसी मैच में बना पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हम अपनी इंटरनल पॉलिसी हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में देखा गया, जब हमारा फॉरेन रिजर्व ख़त्म होने की कगार पे था और उस समय हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके कहने पर हम भारत में एलपीजी मॉडल लेकर आए थे। हमने लिबरलाइजेशन की बात की थी और लिबरलाइजेशन के बाद, मतलब 1990 के बाद से हम भारत में जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट करके रखे हुए हैं। हमारे भारत में जो एक्सचेंज रेट आज के समय पे चल रहा है वो कैसा है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। और ये एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पे डिसाइड किया जाता है, अभी हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये डेप्रीशिएशन क्या होता है। करेंसी डेप्रीशिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब हमारी रुपया की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं। तो डेप्रीशिएशन में क्या होता है, रुपया की वैल्यू कम होती जाती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब पहले $1 जो है वो $70 के बराबर था, लेकिन
जब हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं तो या फिर डिवैल्यूट करते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि रुपए की वैल्यू को कमज़ोर करना, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो $1 जो है वो 77 रुपये के बराबर हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि करेंसी में डेप्रिशिएशन देखने को मिला है, और इससे क्या हुआ है कि डॉलर जो है वो मजबूत हुआ है और रुपया जो है वो कमज़ोर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ़ायदे और नुकसान की अगर हम बात थोड़ी सी करें तो इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। जब हमारा रुपया कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है मतलब डॉलर के कंपैरिजन में हमारे रुपये की वैल्यू जब बहुत कम हो जाती है, जैसे कि अभी 79.11 हो गई है, रुपी हो गई है, और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हमने कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई हैं तो आने वाले समय में इंडियन रुपी जो है वो हमारे बेंचमार्क 80 रुपी को, मतलब $1 इज इक्वल टू 80 रुपी को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी अवधारणा लगाई जा रही है और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ पॉलिसीज़ भी लेकर आए हैं, जिसको हम आगे चल के सेशन में देखेंगे। अब अगर जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा रुपया कमज़ोर पड़ता है, मतलब रुपया की वैल्यू अगर कमज़ोर होती है, तो इससे हमको एक्सपोर्ट करने में सहायता मिलती है। इससे हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के लोग जो है वो भारत से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो रुपया कमज़ोर होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है। लेकिन आज कंडीशन वैसी नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं है कि हम इस एक्सपोर्ट का फ़ायदा उठा सकें या रुपया की जो कमज़ोर वैल्यू पड़ी है उसका फ़ायदा उठा सकें। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को रुपया की वैल्यू कमज़ोर होने के बाद भी इस एक्सपोर्ट सेक्टर में फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई? तो रुपया जब कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्ट मतलब निर्यात को बढ़ावा मिलता है, लेकिन जब रुपया कमज़ोर होता है तो इंपोर्ट सेक्टर पे जो है वो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपको हर चीज़ें जो है वो ज़्यादा महंगी दरों में आयात करनी होती है, ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, प्राइस ज़्यादा हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपये में आपको मिल रही थी इंपोर्ट करने पे, लेकिन जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, मान लेते इंपोर्ट ड्यूटी को 10% इंक्रीज़ कर दिया, तो वही चीज़ आपको अब 110 रुपये में लेनी होगी। फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, फिर ये आपके जो नॉर्मल मार्केट है वहाँ पे चीज़ें आएंगी और फिर आप तक पहुँचेंगी। तो कई सारे इसमें टैक्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो जिसके कारण कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जब हमारा रुपया कमज़ोर होता है तो इम्पोर्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है। और भारत की अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो भारत में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ऑयल होता है। क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो भारत में बहुत ज़्यादा है, और हम अपने जितना भी हम यूज़ करते हैं ना उसका 80% तो हम केवल इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है, क्रूड ऑयल पे जो हमारा आयात पे जो हमारा वेटेज जाता है 80%, हम उसको रिड्यूस कर सकें, क्योंकि रुपया को कमज़ोर होने के कारण इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चा भारत को हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारत एक्सपोर्ट नहीं करता, भारत बिल्कुल एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन इंपोर्ट की तुलना में कम है। और जब आप चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट करते हो, ज़्यादा चीज़ों को खरीदोगे और कम बेचोगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक डेपिसिट भी होगा। तो इसे हम करेंट अकाउंट डेपिसिट कहते हैं, और लगातार भारत का करेंट अकाउंट डेपिसिट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम इस करेंट अकाउंट डेपिसिट को भी कंट्रोल करें, और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको इम्पोर्ट पे या तो जो टैक्सेस है वो इंक्रीज करने होंगे, और आपको कोशिश करनी होगी कि आप डोमेस्टिक लेवल पे मतलब मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें और घर के अंदर ही चीज़ों को प्रोड्यूस करें, जिससे इंपोर्ट रेट आपका कम हो और एक्सपोर्ट को आप बढ़ावा दे सकें। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पॉलिसी बनाने की फिराक में है। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे एक साल, मतलब अभी 2022 जनवरी से लेके अभी तक 2022 तक 6 से 7 बार आपको रुपये की प्राइस में हाइक देखने को मिला है। इनफैक्ट आपको जून के महीने अकेले में जो है वो 2% हाइक देखने को मिला है। मतलब टोटल हमारे जो रुपया है ना वो 6% से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से रुपया की वैल्यू लगातार इंक्रीज होते जा रही है और अपने मैक्सिमम लेवल मतलब अब ये 79 रुपये पे पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो है वो डॉलर के अगेंस्ट जो है इंडियन रुपया कमज़ोर होते जा रहा है। द इंडियन रुपी हैज़ बीन विटनेस अ स्टडी डिक्लाइन दिस ईयर, लूजिंग मोर देन 6% अगेंस्ट द यूएस डॉलर। साथ ही साथ जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी ड्रॉप होकर 600 बिलियन हो गया है। ये आपको इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको क्लियर हुई कि भारत में रुपया कमज़ोर हो रहा है। अब रुपया कमज़ोर होने के कई रीज़न बताए जा रहे हैं। पहला तो है आपका रशिया और यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन वॉर को चलते हुए 4 महीने हो गए हैं।
बिल्कुल हम मानते हैं कि हम ऑयल का कुछ परसेंटेज हिस्सा जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे यूएसए और दूसरे देशों से ऑयल की कंप्लीट की जाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होने के कारण हमारा जो इंपोर्ट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और हम अपनी डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक रीज़न ये भी है यहाँ पे इंडियन रुपया के कमज़ोर होने का। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरा यहाँ पे जो रीज़न बताया जा रहा है वो होती है ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट। अब हुआ क्या, जो अमेरिका का बैंक है, जैसे कि हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक है, और उसने अपनी जो ब्याज दरें हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। और उनके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देने से क्या होगा, तो जो लोग इन्वेस्टर्स होते थे, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर होते थे, यूएसए के बैंक से कम ब्याज दरों पे पैसा को लिया करते थे और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के मार्केट में डाला करते थे। तो अब जब उनको ज़्यादा ब्याज लगेगा, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके कारण वो अमेरिकन बैंक से लोन नहीं लेंगे, और जब अमेरिकन बैंक से वो लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। और जब फॉरेनर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में, तो उससे क्या होगा, उस कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ेगा और डॉलर की डिमांड उस कंट्री में बढ़ जाएगी, क्योंकि जनरली आप जो इम्पोर्ट करते हो या इंटरनेशनल ट्रेड करते हो वो आपको डॉलर में करना होता है, या फिर आपकी जो सिक्स बास्केट है, सिक्स करेंसी की बास्केट है, उन करेंसी में करना होता है। तो लगातार मार्केट में जो है वो डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस कंपैरिजन में सप्लाई कम है, क्योंकि अमेरिका के जो बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिसके कारण डॉलर का इनफ्लो जो है वो मार्केट में बहुत कम हो गया है। और ये भी एक रीजन बताया जा रहा है कि क्यों रुपया की वैल्यू यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है या कमजोर पड़ रहा है रुपया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक होता है कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो का ये मतलब है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर भारत में आके हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो आते हैं भारत में और इन्वेस्ट करते हैं, तो भारत में क्या आता है, डॉलर आता है। और जब भारत में डॉलर आता है तो रुपया मजबूत हो जाता है, रुपया की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन एक और शब्द होता है कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो का ये मतलब है कि जब हमारे फॉरेन इन्वेस्टर भारत को छोड़कर या भारत में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसको बाहर लेकर भारत से चले जाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो डॉलर की वैल्यू, मतलब डॉलर जो हमारे पास था वो उसमें कमी आती है, और जब उसमें कमी आती है तो हमारा रुपया भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा बोला गया है कि पिछले एक साल में लगभग 32 बिलियन करोड़ रुपये हमारे ये जो मार्केट है वहाँ से निकाला गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। और जब ऐसा किया जा रहा है तो ऑब्वियसली है डॉलर की कमी हमारे देश में हो जाएगी, और जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें चीज़ें महंगी दामों में खरीदनी पड़ेंगी। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी अगर आप देखें, एन को बात करें, यूरो की बात करें, तो इनकी भी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हुई है। इनफैक्ट अभी मैं जब न्यूज़ को स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो $1 204 रुपए के आसपास हो गए, और बोला जा रहा है कि भविष्य में और भी ज़्यादा आंकड़े को क्रॉस करेगी। इसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई है, लोगों से अपील की है कि आप चाय को कम पिएं, क्योंकि उनका चाय का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लोगों से अपील की है कि घरों में ही डोमेस्टिक चीज़ों को यूज़ करें। इंपोर्ट पे कटौती करने की बात पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, लेकिन हाँ, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और इकोनॉमिक क्राइसिस का एक रीज़न है कि डॉलर की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। मतलब रुपये की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई पे रुपये की वैल्यू डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर द करेंसी एज वेल एज इट्स सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई पे बेसिकली यहाँ रुपया की वैल्यू डिसाइड हो रही है। व्हेन द सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीजेज, जब सप्लाई बढ़ती है, इट्स वैल्यू ड्रॉप, इसकी वैल्यू ड्रॉप होती है। ऑन द अदर एंड व्हेन द डिमांड फॉर द करेंसी इंक्रीजेज, इट्स वैल्यू हाई। तो यहाँ पे देखिए डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए डॉलर का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये टैक्स के बारे में तो आपको बता ही दिया कि यहाँ पे टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन मैन पे भी पड़ता है, और हालांकि रुपया कमज़ोर इन्फ्लेशन के कारण भी आता है। जब किसी देश के अंदर महंगाई चलती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है जब किसी देश के अंदर, तो मान लेते हैं आप किसी पेन को 5 रुपीज़ में एक पेन परचेस करते थे, अब वही पेन 10 रुपये का मिलने लगा है, तो इससे क्या होगी, आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। तो इन्फ्लेशन के कारण भी रुपये की वैल्यू में कमी आती है। ठीक है ना। तो रुपये फॉल इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, तो सबसे पहले तो जब रुपये की वैल्यू यहाँ पे कमज़ोर हो रही है तो कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। एक तो भारत में महंगाई दर बढ़ेगी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने से आप देखिए सारी चीज़ों, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोल या डीजल का यूज़ तो करते ही हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो डोमेस्टिक लेवल पे जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। मतलब भारत
भारत में अब क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले समय में महंगाई को देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे आईटी सेक्टर है, क्योंकि हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और जब रुपया फॉल होता है तो एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, तो यहाँ से आईटी सेक्टर, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, इन सब सेक्टर्स को फायदा होगा, ऐसा बोला जा रहा है अगर रुपया फॉल होता है। लेकिन कॉमन मैन की बात करते हैं तो कॉमन मैन के रिस्पेक्ट में जो है वो क्या होगा, अगर रुपये की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे बढ़ेगा, महंगाई पे बढ़ेगी और चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन इंडियन रुपी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रह सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रह सकते हैं। तो वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आपको याद रखना है, लिबरलाइजेशन से पहले भारत में जो है फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद, उदारीकरण के बाद जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भारत ने अडॉप्ट करके रखा हुआ है। इतनी चीज़ें हमको क्लियर है। और जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है उसमें इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का कम होता है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सप्लाई और डिमांड पे ही डिपेंड करता है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा है, अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं तो हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो गोल्ड पे किया है, और ऐसा एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग $46 बिलियन का गोल्ड जो है वो भारत में हाउस होल्ड में, मतलब घरों में ही स्टोर है। लोगों के पास जब पैसा होता है तो वो गोल्ड को खरीद लेते हैं और गोल्ड को घर में रख लेते हैं, और जब गोल्ड को घर में रख लिया जाता है तो उसका मनी मार्केट में कोई भी यूज़ नहीं रह जाता, वो एक डेड मनी के रूप में ही काम करता है, क्योंकि वो आपके घरों में स्टोर है। तो लगातार यहाँ पे गोल्ड का इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा था और लोग खरीद खरीद के इसको घर में रख रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक और यहाँ पे कदम उठाया गया, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पे लगने वाली, उसको 5% बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए 7.5% से 12.5% जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। इसका ये मतलब है कि अब जो गोल्ड की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, और जब गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि लोग उसे कम परचेस करें और इंपोर्ट हमें कम करना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली भारत सरकार यही चाहती है कि इंपोर्ट पे खर्चा कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा, है ना। और जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज होता है। तो हमारा यहाँ पे एजेंडा ये भी है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो कम करने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये कदम उठाया गया है, जिससे गोल्ड की वैल्यू या इंपोर्ट ड्यूटी है जो उसको इंक्रीज करने की बात की है 12.5%। लेकिन कुछ यहाँ पे जो एनालिसिस्ट हुए वो ये भी कह रहे हैं जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो इलीगल ट्रैफिकिंग होगी, गोल्ड की स्मगलिंग होगी, वो सब इंक्रीज हो जाएगी कोस्टल बाउंड्री पे। तो यहाँ पे नज़र रखने की भी ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ हमारे पोर्ट है और जहाँ से हम चीज़ों को या गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं उन पे भी अब नज़र रखने की ज़रूरत है। ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है। अब आगे समय में देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर और कौन कौन से कदम उठाती है। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों इंडियन रुपया अचानक से इतना कमज़ोर पड़ गया है। और हालांकि जब ये गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट लेके आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इंडियन रुपी जो है 79.11 रुपी से लगभग 78 की रेंज में ये पहुंच गया था। तो मतलब एकदम से हम थोड़ा सा मजबूती की कगार पे गए थे, लेकिन ये भी सफिशियंट नहीं है, आगे कुछ और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं जिसको 1991 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या रीज़न था इसको इंट्रोड्यूस करने का? तो पहला तो रीज़न आप सभी को पता है कि हमारा फिजिकल डिपिसिट, हमारा जो राजकोषीय घाटा था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था, हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला गया था और गल्फ वॉर भी चल रही थी। तो बिल्कुल ये सभी रीज़न है हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म या LPG मॉडल को लाने का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली बात बोलता है टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रुपी वॉज ब्लैंक अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। अब देखिएगा हुआ क्या, अब जब आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए और आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, आप उसका 100 रुपये का लोन उठा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूट कर दोगे, जिससे उसका वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाए और आप आसानी से लोन को चुकता कर सको। या फिर आप जो आपका 100 रुपये का वैल्यू है आप उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डिवैल्यूट करके अपनी करेंसी को फॉरेन जो आपका बैलेंस बचा हुआ है उस क्राइसिस से आप बच सकते हो। तो भारत ने क्या किया था, इंडियन करेंसी को डिवैल्यूट करने का काम किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। फाइनेंशियल सेक्टर से कौन है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्केट,
बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये सभी के सभी फाइनेंशियल सेक्टर से डील करते हैं, तो ऑल ऑफ द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटायरली या पार्शियली टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, जो कि आजकल चल रहा है। गवर्नमेंट अपनी एंटिटीज़ को बेचती है, मतलब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम होती जाती है और प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन से भारत की इकोनॉमी पे क्या असर हुआ? तो बिल्कुल हमारा जो आउटसोर्सिंग है वो इंक्रीज हुई, हम दूसरे देशों के साथ आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में लाया जा रहा था, उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ही कहा जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1991 में, इनमें से कौन सा शब्द उसमें शामिल नहीं था? तो हमने एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें सेंट्रलाइजेशन वर्ड शामिल नहीं था। ऑप्शन ए बिल्कुल। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका क्वेश्चन आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपको अगली स्लाइड में दिखेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी? तो इनमें से कौन सा फैक्टर काम नहीं करता है इंडियन रुपी के लिए? ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है। ये 2019 का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी को भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। रिमेनिंग बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।